तो डीडी सोशल न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। देखिए, भारत की जो केंद्र सरकार है कहीं ना कहीं अब वो सुर्खियां बटोरती नजर आ रही है, और इस बार पॉजिटिव यानी सकारात्मक खबरों की वजह से नहीं, नकारात्मक खबरों के सब वजह से। बीते कुछ समय में ऐसा हुआ है कि बीजेपी के जो अंदर जो एनडीए की गठबंधन है, उन्हीं के नेता और एनडीए के अंतर्गत आने वाली जो पार्टी है वही थोड़ी सी बागी होती नजर आ रही है। वही दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जो फिर से इस बार जो केंद्र सरकार है उसके पे ही कई सारे सवाल खड़े कर दे रही है। अब हाँ, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होनी तो जायज है, तो वहां पे भी वो चीज हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इस बार पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में बहुत सुर्खियां बटोरती नजर आई है, जिसमें नेगेटिव इंपैक्ट यानी नकारात्मक असर पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के इस समय के कार्यकाल की जो छवि है उस पर। इसके साथ साथ इस बार भौगोलिक राजनीति जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें भी काफी सारी दिलचस्प खबरें आई हैं, काफी अच्छी खबरें आई हैं, जिसको मैं कम शब्दों में विस्तार से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। डीडी सोशल न्यूज के हफ्ते के पंच में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। हाँ, थोड़ी वीडियो डिले हो गई है, लेकिन जरूर पिछले जो हफ्ता था और आज भी ये जो 1-2 दिन गए हैं, तो जो भी बड़ी खबरें थी उस पर मैं विस्तार करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली खबर तो आ रही है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि निशाने पे साधी जा रही है, नकारात्मक असर पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी की छवि पर। अगर मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी गतिविधियां होती नजर आ रही हैं। जितने भी आतंकी गतिविधियां थी, आतंकी हमले हो रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे भारत के जो सैनिक हैं वो भी वीरगति को प्राप्त होते नजर आ रहे हैं, शहीद होते नजर आ रहे हैं। और वही दूसरी तरफ आतंकी गतिविधियां इतनी बढ़ गई है कि कश्मीर में 2 दिन के या 3 दिन के अंदर अंदर ही 4 से 5 बड़ी जगह पे, जैसे राजौरी सेक्टर जो था वहां की बात हो जाए, ऐसे जितने भी कुपवाड़ा के साथ जितने भी कश्मीर के जितने भी जिले हैं वहां पे बड़ी आतंकी हमले होते नजर आ रहे हैं। वहां पे सैनिकों पे काफी हमले हो रहे हैं, सैनिक भी वीरगति को प्राप्त हो रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 2 तर्क सामने आ रहे हैं। सबसे पहला तर्क तो यही कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने तरीके से अपनी छवि सुधारने के लिए बड़े बड़े जिन चीजों की जरूरत नहीं है, भारत मंडपम में जैसे आज एक और एक समिति का उद्घाटन हुआ है, वहां पे हमारी क्रिकेट टीम जो फाइनल जीत के आई है, नरेंद्र मोदी उनके साथ मीटिंग करने में व्यस्त है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति कितनी गंभीर है। वही दूसरी तरफ जो दूसरा वहां पे हमारे जो दूसरा पक्ष है वो ये कह रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से कांग्रेस और ये जो इंडिया गठबंधन ने वोट के सीट शेयर जो खाया है उसकी वजह से, और ऐसा पहले भी हुआ है जब कांग्रेस ने कभी सीटें जीती है तो जम्मू कश्मीर में ही नहीं भारत में आतंकी हमले हुए हैं। तो यानी जो आतंकी हमला, और इसके अलावा यहाँ पे 2 रेल दुर्घटनाएं भी हो गई बड़ी, जिसके बारे में मैं एक बार पिछले वीडियो में भी आपको एक बार बता चुका था। कंचनजंगा जो एक्सप्रेस थी उसका रेल हादसा हुआ, अभी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का रेल हादसा हुआ। तो रेलवे हादसे जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल सामने ला रही है केंद्र सरकार के खिलाफ ही। जैसे कि बहुत बार कहा जाता है कि इतने सारे लाखों में पद जो है वो वेकेंट पड़ी हुई है, रेलवे ट्रैक की मरम्मत नहीं हुई है, इंजन जो है इंजन की स्थिति अभी तक सुधारी नहीं गई है। और दूसरी तरफ यही कि इंडिया गठबंधन जो थी, इंडिया गठबंधन के वो सीट शेयर बढ़ने की वजह से ये जो पाकिस्तान के द्वारा हो रहे जो बड़े बड़े आतंकी गतिविधियां हैं उनकी खबरें सामने आ रही है। लेकिन जो 3 से 4 बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, उसमें सबसे पहली खबर इस बार आ रही है दिल्ली, ये जो हमारा भारत देश है, भारत देश के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से। बांग्लादेश में एक अलग ही प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, जो कि इतना हिंसात्मक हो गया है कि सरकारी आंकड़ों के तहत 100 लोगों की मृत्यु हो गई, 100 लोगों की उस हादसे ये इस प्रदर्शन में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अभी इस समय जो केंद्र सरकार है, दिल्ली भी जो है, दिल्ली भी इसके लेकर काफी सतर्क हो गई है और काफी उन्होंने गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। ढाका, बांग्लादेश की जो राजधानी है, ढाका में जिस तरीके से जो हमारे भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको लेकर बताया ये जा रहा है कि वहां पे जॉब रिजर्वेशन कोटे को लेकर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो इतना विनाशकाल होता नजर आ रहा है, इतना वायलेंट होता नजर आ रहा है कि उसके लिए अभी समाधान निकालना भी मुश्किल हो रहा है। हुआ क्या था, 1990 के दशक की बात है। 90 के दशक में बांग्लादेश की जो सरकार थी उन्होंने एक जॉब कोटा लाए थे। जॉब कोटा में क्या था, जो वॉर वेटरन के ग्रैंड चिल्ड्रन या चिल्ड्रन है, यानी जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जो आज़ादी, जो बांग्लादेश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो आज़ादी के लिए जो लड़े थे, जो भी आर्मी वाले थे, खास तौर पे वो आपको बांग्लादेश का एंग्लो बांग्लादेश वॉर याद होगा, 70-71 के दशक में जो हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक देश बना था। उसमें जितने भी वीरगति शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए सैनिक थे, उनके जो पोते हो गए, उनके बेटे हो गए, उनको जॉब कोटे के तहत 7 से 8% का रिजर्वेशन मिलेगा। अब वो बढ़ाकर 27 से 28% कर दिया गया है, जिसके खिलाफ बांग्लादेश में एक हिंसात्मक प्रोटेस्ट हो रहा है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो वहाँ की जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं वो भी साफ साफ बहुत तीखे बयान देती नजर आ रही है। जैसे पहले तो जो मैंने आपको बताया, 100 से ज़्यादा बच्चों की वहाँ पे मौत हो चुकी है। अंडर सीज का जो कैटेगरी है उसके अंतर्गत ढाका को डाल दिया गया है। और शेख हसीना की जो सरकार है उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया, शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया है, कर्फ्यू लगा के शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया है। और शेख हसीना ने यह भी बोला है कि अभी तक भारत में 978 भारतीय मूल के जो छात्र थे उनको वापस भेज दिया गया है।
है और 700 फिर अलग से भेजा गया है। यानी भारत के जो छात्र हैं उनको लेकर थोड़ी संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है। 4000 अभी तक जो भारतीय वहाँ पे छात्र पढ़ रहे थे उनको अभी सेफ तरीके से भेज दिया गया है। लेकिन यहीं पे जो आपने आपको जो बताया, जो प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश है, ये फ्रीडम फाइटर्स के फ्रीडम के कोटा के खिलाफ हो रहा है। जो ये कोटा की जो परसेंटेज है इसको बढ़ाया गया है उसके खिलाफ हो रहा है। शेख हसीना जो है वो एक स्टेटमेंट जारी करती है जिसमें वो कहती है, इफ द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स डोंट गेट कोटा बेनिफिट शुड बी ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ रजाकार गेट द बेनिफिट। ये वही जो जंग हुई थी उसको लेकर यहाँ पे रिलेट करा जा रहा है, बयान सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल यहाँ पे सामने खड़े हो रहे हैं। अब इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये जरूर बताइएगा। वही दूसरी तरफ नीट का जो घोटाला था वो जब सामने आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20 जुलाई तक कुछ भी करके सिटी वाइज नीट के रिजल्ट, नीट के जो नतीजे सामने घोषित कर दीजिए। और नीट के नतीजे सामने आते तो आंकड़ों के तहत 720 मार्क्स का जो नीट का पेपर होता है उसमें से 600 लाने वाले जो प्रतिशत है वो 3.5% बच्चे थे। स्टेट वाइज ये रिजल्ट भी नीट का सामने आ गया है बहुत बड़ा, जो आपको बताया जाए। उसके बाद जो एक और बड़ी खबर आई है वो आई है अमेरिका से, जियोपॉलिटिक्स, भौगोलिक राजनीति की जो मैं बात कर रहा था। जो बाइडेन ने ये जो राष्ट्रपति का ये जो चुनाव था उसमें से अपना नाम वापस ले लिया है और उन्होंने कमला हैरिस को समर्थन देके एंडोर्स कर दिया है। जो बाइडेन ने ये बोला कि उम्र के चलते और सारी जो अभी राजनीतिक स्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए इस समय जो अमेरिका के हालात है उसको देखते हुए मेरा स्टेप आउट कर देना ही सही है। तो यानी अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कमला हैरिस लड़ेंगी और कमला हैरिस जो चुनाव लड़ेंगी रिपब्लिकन पार्टी से लड़ेंगी, जैसा कि आपको पता होगा। और ये जो बाइडेन है जैसे उन्होंने प्रेसिडेंशियल ले लिया, माफ करिएगा, रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप लड़ेंगे और डेमोक्रेट्स की पार्टी से कमला हैरिस लड़ेंगे। और कमला हैरिस वैसे भी बहुत एग्रेसिव अप्रोच के लिए जानी गई है। यहाँ तक कि जब वो वाइस प्रेसिडेंट भी बनी थी, जब जो बाइडेन ने शपथ ली थी, तब भी भारत को लेकर उनकी जो रणनीति, जो उनकी विचार थी वो हमेशा भारत विरोधी रही है, भारतीय मूल की होने के बाद भी। जैसे जब टर्की और भारत के रिश्ते अच्छे नहीं होते थे तो टर्की का समर्थन करा है। तो कहीं ना कहीं कमला हैरिस को हमेशा भारत विरोधी और भारत के खिलाफ एग्रेसिव अप्रोच के लिए जाना गया है। और कमला हैरिस को एंडोर्स करना कहीं ना कहीं जो बाइडेन की तरफ से रिपब्लिकन पार्टी के लिए खड़ा करना एक बड़ी बात है यहाँ पे जो सामने आती है डेमोक्रेट्स के लिए। माफ करिए, डेमोक्रेट्स को लेकर ये जो कमला हैरिस का बयान जो भी होता है, तो अब डेमोक्रेट की पार्टी की तरफ से कमला हैरिस लड़ेंगी, वही डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन की तरफ से लड़ेंगे। और अमेरिका में भी बहुत बार ऐसा देखा गया था कि किस कदर अमेरिका जो सुपर पावर का हमेशा अपना किरदार निभाता रहा है, चाहे रशिया यूक्रेन की वॉर की बात हो, चाहे ईरान इराक के हालात की बात हो, अक्सर ये माना जाता है कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो अपनी रणनीति अपने आप को एग्रेसिव तरीके से सामने प्रस्तुत करे। लेकिन बीते कुछ समय से ये देखा गया था कि उनके साथ के जो एलाइड जो कंट्रीज थी, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गई, यूनाइटेड किंगडम हो गया, साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज हो गई, ये कहीं ना कहीं अपनी जो स्थिरता होती है, जो अपनी जो रेलेवेंस होती है वो अमेरिका से ज्यादा दिखाती हुई नजर आई। तो ये भी कहा जा रहा था कि जो बाइडेन की जो राष्ट्रपति का ये जो पद है, जो कार्यकाल है, वो कमजोर होता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप थोड़े एग्रेसिव सामने नजर आ रहे थे। लेकिन कमला हैरिस को लाना एक बहुत बड़ी एक शतरंज के खेल के तरह जिस प्यादे को सही समय पे आगे चलाते हैं वो वाली चीज है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जैसे भारत के चुनावों में नजर रहती है, वही अमेरिका के भी इस बार चुनावों में नजर है वही जो, तो आप ये जरूर बताइएगा कि क्या डेमोक्रेट्स की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप या रिपब्लिकन की तरफ से हमारी कमला हैरिस। वही जो तीसरी खबर है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू हो गया। बहुत बार ये कहा गया था कि मार्जिनलाइज सेक्टर और जो वुमन, जो महिला है, महिलाओं को लेकर इस बार बजट पे खासम खास पेशकश करी जाएगी। निर्मला सीतारमण पे काफ़ी नजरें हैं इन दोनों तबकों को लेकर। लेकिन यही पार्लियामेंट्री सेशन, मानसून पार्लियामेंट्री सेशन भी सामने आता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मानसून सेशन में इस बार क्या है खास, अगर बताने की आपको कोशिश करें, निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने आज ही से, मतलब ये वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ 22 तारीख को, 22 जुलाई को, तो 23 तक मैं ये डाल दूंगा। 22 तारीख से पार्लियामेंट्री जो बजट सेशन है वो शुरू हो गया है। निर्मला सीतारमण खास तौर पे जो मार्जिनलाइज सेक्टर है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए इस बार बजट में कुछ ना कुछ होगा। वही शेड्यूल्ड ट्राइब और ये जो रिजर्वेशन है उनकी भी उत्थान के लिए और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की डेवलपमेंट के लिए खासम खास बजट पेश करने के काफी लोग अपनी अनुमान अटकलें लगा रहे हैं। वही दूसरी तरफ कुछ जो बिल्स हैं जिनकी बात करी जाए, एयरक्राफ्ट एक्ट लाने की बात हो रही थी। वही दूसरी तरफ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है क्योंकि इस बार ऑपोजिशन जो विपक्षी नेता है उनकी भी संख्या ज्यादा होगी, तो वो कितना समर्थन दिखाएंगे, कितना नहीं दिखाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। बजट सेशन आ गया है और उसके बाद हमारे साथ बजट सेशन आ गया है और बजट सत्र की बात कर रहे हैं तो ये खबर कैसे भूल जाए।
बीजेपी के जो एक जो पार्टी है एनडीए में गठबंधन के अंतर्गत आने वाली जेडीयू जनता दल यूनाइटेड बिहार की जो राज्य सरकार है, वही वाईएसआरसीपी और बीजेडी बीजू जनता दल जो है, इन दिनों पार्टियों ने स्पेशल स्टेटस की मांग करी है अपने अपने राज्यों के लिए। जैसे जेडीयू ने बिहार के लिए अपने स्पेशल स्टेटस के कोटे की मांग करी है, वही वाईएसआरसीपी जो है उन्होंने आंध्र प्रदेश में स्पेशल स्टेटस के कोटे के लिए बात करी है, और बीजेडी ने बीजू जनता दल ने अपने स्टेट उड़ीसा में स्पेशल स्टेटस की मांग करी है, जिसके तहत जो टैक्स कंसेशन की बात होती है, जो टैरिफ कंसेशन की बात होती है और जो बजट एलोकेशन की बात होती है, एक स्पेशल स्टेटस के तहत उसमें इनको काफ़ी इजाफा, इनको काफ़ी फ़ायदा होता है स्पेशल स्टेटस मिलने के बाद। यानी जो टैरिफ चार्जेस जो होते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कस्टम ड्यूटी टोल की जो बात होती है, जितने भी टैक्स होते हैं उसमें कंसेशन में एक स्पेशल तरीके से इनको प्राथमिकता देकर बड़ा अच्छा खासा बजट जो है एलोकेट किया जाता है, बजट आवंटन किया जाता है। वही एक और जो खबर आई है सामने, वो एक उत्तर प्रदेश सरकार से भी सामने आई है। जैसा कि योगी आदित्यनाथ काफ़ी जाने माने मुख्यमंत्री और काफ़ी सक्सेसफुल कार्यकर्ता जो है, ऐसा समझिए योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है और एक काफ़ी बड़े अच्छे मुख्यमंत्री माने जाते हैं। और जब नॉर्थ इंडिया में लोकसभा चुनावों के समय ये भी पूछा जा रहा मोदी नहीं तो कौन, तो कहते थे सब मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बार सुर्खियां बटोरती नजर आई, विवादों में घिरते नजर आई, क्योंकि उन्होंने कांवड़ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए कांवड़ यात्रा जिस भी रूट से निकलेगी, जितने भी रूट से निकलेगी, उस पूरे रूट में जो दुकानें लगती है, ये उन्होंने आदेश दिया है कि वो सारी दुकान वाले अपना नाम लिखेंगे, अपना पूरे का पूरा नाम एड्रेस लिखेंगे उस दुकान पे। अब ये सीधी सी बात है, योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे ये ऑर्डर आया था, तो इसको मुस्लिम विरोधी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कांवड़ यात्रा हिंदुओं का पर्व है, हिंदू अपने तरीके से तौर तरीक़ों से इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो अब हिंदू जब कांवड़ यात्रा निकालेंगे तो मुसलमान दुकानों से ना फल सब्जी फ्रूट खरीदेंगे, ना रिफ्रेशमेंट लेंगे, तो मुसलमान तबका कहीं ना कहीं ये समझ रहा है कि कांवड़ यात्रा के नाम पर उनके धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और वही दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि अक्सर हमने वायरल फ़ोटोज़, वायरल वीडियोज़ देखी कैसे मुसलमान जो दुकान वाले होते हैं वो थूक कर सामान बेचते हैं और नॉनवेज बेचते हैं। मुसलमान वैसे भी जो धर्म है वो नॉनवेज खाने और नॉनवेज बेचने के लिए हमेशा से चर्चे में रहा है। तो कांवड़ यात्रा जैसे सुनहरे और जो फ्रेश, जो अच्छा खासा पर्व होता है, उसमें नॉनवेज बेचना, नॉनवेज का थोड़ा सा भी इम्पैक्ट होना कहीं ना कहीं असर डालेगा। अब इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या योगी आदित्यनाथ का ये जो फैसला था ये आपको अच्छा है, आप इसके समर्थन में, इसके विरोध में हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डीडी सोशल न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। हफ्ते का पंच देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।